खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहली खबर बिहार से ही है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया वो 51.82% मतदान हुआ है 5 बजे तक। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। यूपी में 5 बजे तक 51.21% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 66% मतदान हुआ है। तो ये अलग अलग जगहों पर उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव, जहां पर 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है 51%। तो अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओम पांडे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पटना से अवनीश जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मनमोहन नेताम हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ओम, मैं आपके पास आता हूं। वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का सामने आया है। हालांकि 6 बजे तक मतदान का समय था, लेकिन जो लोग लाइनों में लगे होंगे वो मतदान कर पाएंगे। लेकिन 6 बजे मतदान खत्म हो गया है। अभी फिलहाल क्या तस्वीर है वहां की? आप कहां पर अभी मौजूद? देखिए शंकर, इस समय मैं मौजूद हूं जौनपुर के बिलहरी ग्राम सभा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 विधानसभाओं की सीटों पर अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो लगभग जो है यहाँ पर 55% वोट जो है पड़ा हुआ है। जो हमारे पास जानकारी है, उसके साथ साथ अगर हम कुल सीटों की बात करते हैं तो 7 सीटों पे लगभग ये मानिए 51% वोटिंग हुई है। तो जो वोटों का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं जो 50% के ऊपर वोटिंग पूरी हुई है। और ऐसे में ये माना जाए कि जो लोगों का रुझान था, मतदाताओं का रुझान था, वो कहीं ना कहीं कुछ कम जरूर सामने आया है, लेकिन 50% के लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ऐसे जी शंकर, बिल्कुल, ये वोटिंग परसेंटेज आपने बताया कि 50 से ऊपर उम आया है। अवनीश हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। अवनीश, पटना में भी 50% से ज़्यादा वोटिंग इस वक्त हुई है। 5 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया है, हालांकि 6 बजे का आंकड़ा जब आएगा ये वोटिंग परसेंटेज 60 से शायद ऊपर बढ़ेगा। क्या उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी तक जो 5 बजे का जो परसेंटेज आया है, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें 51% से थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद 1 घंटे चुनाव हुए हैं और ईवीएम को सील भी कर दिया गया है। चुनाव खत्म हो गया अब, लेकिन जो उम्मीद चुनाव आयोग को थी कि वोटिंग परसेंटेज प्रथम चरण के चुनाव की अपेक्षा द्वितीय चरण में ज़्यादा होंगे, लेकिन वो ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। हमें लगता है कि 7 बजे जो है वो आंकड़े आएंगे, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो आंकड़े आएंगे उसके बाद कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो अनुमान लग रहा है कि 55% मतदान होने की उम्मीद है। और अमूमन जो लोगों का, खासतौर पे जो शहरी इलाकों के जो वोटर थे वो ज़्यादा जागरूक नहीं दिखे। चाहे पटना की हम बात करें, पटना में जो विधानसभा है, चाहे कुम्हरार, पटना साहिब और बांकीपुर, दानापुर, ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर वोटिंग प्रतिशत काफ़ी नीचे है। लोग घर से वोट करने नहीं निकल पाए। लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखी और वोटर जो है वो जागरूक नहीं दिखे। पटना जो है बिहार की राजधानी है और यहाँ पर तमाम जो वोटर है वो शिक्षित वोटर है। इसके बावजूद लोगों में चुनाव के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह का जागरूकता नहीं दिखी, जिसका असर वोटिंग परसेंटेज पे पड़ा है। जो परसेंटेज आए हैं अभी तक, जो 7 बजे फाइनल आएंगे, लेकिन ज़्यादा
खुशी वाले नहीं हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, पॉलिटिकल पार्टियों को भी जरूर ये ऐसा लग रहा है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा। तब जो विपक्ष में पार्टियां वो भी कहीं ना कहीं कयास लगा रही थी कि इस बार 60 से ऊपर जो है वो वोटिंग परसेंटेज जाएगा, लेकिन अभी तक जो फाइनल अभी तक जो अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि 54 से 55% ही मतदान जो है वो होने की उम्मीद है। और चुनाव आयोग ने भी दावा किया था कि तमाम होर्डिंग बैनर और कई जगह नुक्कड़ नाटक भी कराए थे कि लोग घर से निकले, मतदान करें, पहले जलपान करें फिर मतदान करें। इसके बावजूद लोग घर से नहीं निकले। ग्रामीण इलाकों में भले ही बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन शहरी इलाकों के जो वोटर हैं वो घर से नहीं निकले। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं आप इशारों में समझ सकते हैं कि वोट परसेंटेज का न बढ़ना कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर है कि जो बार बार एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही थी कि लोगों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। क्योंकि अमूमन 2010 का चुनाव जो हुआ था उसमें जो वोट पड़े थे तो 2005 में और 2010 में 2005 में ज़्यादा जो है वोट परसेंटेज अगर कम हुआ, वाकई आप कह रहे हैं कि ज़्यादा मतदाता बाहर नहीं निकले, इसके पीछे क्या कोरोना वजह थी या कोई नाराजगी थी सरकार के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? इससे पहले मैं मनमोहन नेताम रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। मनमोहन, वहां तो अच्छी खासी वोटिंग हुई है आज, उत्साह वोटरों में सुबह से देखा और वोटिंग परसेंटेज भी खूब दिखा वहां। देखिए शंकर, जिस तरीके से हम सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी थी और 6 बजे तक का जो आंकड़ा आया है 70% से पार हुआ है मतदान प्रतिशत। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी भी घर घर जाकर के और जो स्थानीय जिला प्रशासन भी खूब प्रचार प्रसार किया था, उसका लाभ कहीं ना कहीं मिल रहा है। और जो मतदान प्रतिशत है उसका टोटल आंकड़ा 7 बजे के बाद ही डिक्लेयर हो पाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ टोटल मरवाही विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान स्थिति में 6 बजे तक का जो आंकड़ा अपन दिखाएंगे और अपन देख रहे हैं 6 बजे तक के आंकड़े में 70% से पार मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि मरवाही विधानसभा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और अधिकांश मरवाही क्षेत्र के लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं और पूरे जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन इन क्षेत्रों में भी 6 बजे तक 70% से पार होना मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं सबसे चौंकाने वाली बात है। और बताया जा सकता है कि यहाँ पर जो प्रशासन की प्रचार प्रसार का ही यह नतीजा है कि लोग इतने बढ़ चढ़कर मतदान किए, क्योंकि कोविड-19 के चलते लोग घर में भी डूबते रहे, लेकिन मतदान के नाम पर लोग घर से बाहर आए और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो कहीं ना कहीं 7 बजे जब क्लियर हो जाएगी कि कितने प्रतिशत मतदान पड़े हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर मरवाही विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अभी आंकड़े आ रहे हैं 70% से पार हो चुका है मतदान प्रतिशत, तो कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में भाग ले रहे हैं यह काफी दिलचस्प बात है और काफी यह लोगों के लिए खुशी की बात है। हालांकि अभी जिस तरीके से लोग लाइन में लगे हैं मतदान केंद्रों में, क्योंकि 6 बजे के बाद मतदान जो एरिया रहता है 100 मीटर की दायरे रहते हैं, 100 मीटर के दायरे में जिस तरीके से जो मतदाता पहुंचते हैं उनके लिए भी टोकन की व्यवस्था होती है ताकि वो मतदान कर सके। तो जिस तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है 6 बजे के बाद टोकन दिया गया है, तो लोग अब भी लाइन में लगे हैं। तो जो वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ेगी। बिल्कुल मनमोहन, लेकिन अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और दावेदार कौन होता है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन खास बात इस सीट को लेकर ये भी है कि मरवाही के इस चुनाव में इस बार जो जोगी परिवार है वो कहीं हमें दिख नहीं रहा है, नहीं उनका कोई उम्मीदवार है। तो सीधे सीधे जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जाए फिर इस सीट पर। जिस तरीके से पहले मरवाही सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनने के आसार थे, लेकिन जब जाति का मामला आया, रेणु जोगी, ऋचा जोगी और अमित जोगी नामांकन दर्ज करने के लिए उस मैदान में कूद पड़े, लेकिन उनका नामांकन रद्द हुआ। उसके बाद मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में दिखी। हालांकि अमित जोगी वर्तमान में बीजेपी का साथ देने की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार दमनकारी सरकार है, उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया। ठीक है मनमोहन, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की। नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। लोग अपने भविष्य के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए, एक ऐसी सरकार जो सुशासन दे सके, इसके लिए मतदान करते हैं। जिस प्रकार का रुझान सामने आ रहा है, जो
मतदान के प्रति लोगों का जो दिलचस्पी दिखाई पड़ रहा है। आज के मतदान में ही सुबह से जो सूचनाएं मिल रही थी कार्यालय को, उसके हिसाब से काफ़ी उत्साह में लोग मतदान कर रहे थे। 5 बजे तक के मतदान का जो आंकड़ा आया था वो लगभग 52% था। और इस कोरोना के समय में इस प्रकार के मतदाताओं के बीच मतदान करने के लिए जो उत्साह देखा गया, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया है। अभी बिहार में आज की पूरी सभा को लेते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 सभाएं की हैं, और 12 सभाएं की है जो सासाराम, गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी, बगहा, फारबिसगंज और सहरसा की अंतिम सभा आज हुई है। जिस प्रकार से लोग की भीड़ उमड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में, माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में लोगों की जो भीड़ उमड़ी है, उसको देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रचंड बहुमत से और मतदान में जो दिलचस्पी लोगों ने दिखाया है, और जो बिहार का मूड है, दोबारे यहाँ एनडीए की सरकार उस इतिहास को दोहराएगी जो 2010 में एक रिकॉर्ड कायम की थी। यानी 2010 के इतिहास को एनडीए दोहराएगी और प्रचंड बहुमत से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी। लोग के मन में 2 बातें हैं। लोग अब समीक्षा करते हैं, सोचते हैं कि जो सरकार पहले रही है उसकी उन सरकारों में क्या क्या विकास के काम हुए हैं, सुशासन शासन कैसा रहा है, लोग किस प्रकार से अपने जीवन को खतरे में महसूस किए, भयभीत हुए। जो मैं 15 वर्षों के उस शासनकाल को कह रहा हूँ जो बिल्कुल अराजकता की वातावरण में बिहार रह रहा था। आज उसके बाद जो सरकार 2015 में एनडीए की बनी है, तो इस 15 वर्षों के इस काल में विकास के पथ पर काफ़ी आगे बिहार बढ़ा है, और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने काफ़ी बिहार को गौरव प्राप्त कराया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग भी राजनीति में इतने दिन से देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की जनता और बिहार की जनता, माने एक तरह से कहे कि अब प्रधानमंत्री और बिहार की जनता और देश की जनता के बीच में कोई नहीं है। सीधा लोगों के मन में माननीय नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के मन में लोग, इस प्रकार से लगता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोगों के जीवन में खुशियां लाई गई है और आगे जितना विश्वास लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी पे है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास का काम किया है, तो इससे बिहार की सरकार के प्रति और केंद्र के सरकार के प्रति, यानी कि मुख्यमंत्री जी के प्रति और प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के मन में विश्वास है कि हमारा विकास का काम एनडीए की सरकार कर सकती है। जो भी गांव में पहले सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं बने थे, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो घर बन रहा था उसमें किस प्रकार की बिचौलिए काम कर रहे थे, अगर कोई गरीब के घर में बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था, किसानों की आमदनी बढ़े, किसान भी अच्छी जिंदगी जिए, मजदूरों की मजबूरी भी समाप्त हो, उसको भी रोजगार मिले, इस प्रकार से, और नौजवानों को रोजगार मिले, हर प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार ने काम किया है। मैं उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूँ, आप सब यहाँ बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं, पहले देखे नहीं है कि सड़क है या गड्ढा है पता नहीं चलता था, आज गांव-गांव सड़क पहुंच गई, घर घर बिजली पहुंच गई, आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन से करोड़ों माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन मिल गया, आयुष्मान भारत से गरीबों का इलाज हो रहा है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जो अपने बिहार वासियों को जो आश्वस्त किया है, जो उनके साथ अपनी वचनबद्धता दी है, उससे हम आगे आने वाले दिनों में भी रोजगार अधिक से अधिक लोगों को देंगे। जैसे आज हम अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है कि हम 3 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, हम 1 लाख स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहाली करेंगे, हम आईटी हब के माध्यम से 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, हम एफपीओ के चेन के माध्यम से उसको हम ऐसा व्यवस्था देंगे, ऐसे व्यवस्थित करेंगे जिससे 10,000
10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी 19 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम इन हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से संदेश के रूप में दिया गया है। दूसरा कि आत्मनिर्भर भारत जिसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप में किया है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में, प्रधानमंत्री जी के संकल्प में और उनके सपने में जो कल्पना है उसमें आत्मनिर्भर बिहार भी है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर बिहार भी है। और उस आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं से बिहार आत्मनिर्भर बनेगा और उसके लिए जो 4 क्रांतियां होगी, औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग के जाल बिछेंगे, जो उद्योग आरजेडी के शासन काल में यहाँ से चला गया, यहाँ के उद्यमी चले गए, व्यापार यहाँ चौपट हुआ और एक भय का वातावरण उस समय, अपहरण, रंगदारी, लूट खसोट, इस प्रकार का जो वातावरण बना था और हत्या की, उससे यहाँ के उद्योगपति बाहर चले गए थे। लेकिन अब नीतीश जी की सरकार बनी तो धीरे धीरे विश्वास जमा है, उद्योग भी यहाँ लगने शुरू हो गए और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से यहाँ उद्योगों का जाल बिछेगा। कृषि क्रांति होगी, जिस प्रकार से किसानों को सिंचाई के लिए अलग से बिजली दी जा रही है, सस्ती बिजली का प्रावधान किया गया है, आज उन खाद उपलब्ध है, बीज उपलब्ध है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान के माध्यम से 1 वर्ष में 6 वर्ष की सहयोग राशि उनको प्राप्त हो रहा है। आज उनके उत्पाद को बेचने के लिए मार्केट को बिल्कुल खुला कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, जहां उनको ज़्यादा कीमत मिलेगी वहां बेच सकते हैं। और जब हम उद्योग का यहाँ जाल बिछाएंगे तो कृषि आधारित उद्योग भी लगाने पर हम जोर देंगे। और जब हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो जो पशुपालक है, जो दूध उत्पादन में लगे हैं, हम उस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से हम उस मिल्क का रिप्रोसेसिंग करेंगे, बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, हम मिल्क दूध से पनीर बनाएंगे, घी बनाएंगे, दूध बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, गांव में बेचेंगे, शहर में बेचेंगे, देश में भी बेचेंगे और विदेश में भी बेचेंगे। इस प्रकार से किसानों के पास, पशुपालकों के पास आमदनी का अच्छा रास्ता बनेगा। बिहार में आप जानते हैं कि यहाँ का पानी मीठा है, यहाँ तालाबों का जाल है, भारी मात्रा में, भारी संख्या में यहाँ तालाब हैं। नीली क्रांति, चौथी क्रांति जो नीली क्रांति होगी, उससे मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तो इतना मत्स्य पालकों की चिंता की कि अलग एक मंत्रालय ही बना दी। और इस मीठे पानी की मछली जितना स्वादिष्ट है, कहीं एक रिपोर्ट आ रहा था कि बिहार के तालाबों की मछली का जो स्वाद होता है वह काफ़ी स्वादिष्ट मछलियाँ होती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे नित्यानंद राय, जिन्होंने कहा कि किस तरह से पहले जब आरजेडी की सरकार थी उस वक्त बिहार में लूट होती थी, हत्याएं होती थी, डकैती होती थी और उद्योग धंधे उतने नहीं लगते थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी है, जाहिर है उद्योगों को बढ़ावा मिला है, रोजगार हुआ है और पिछली जो घटनाएं हैं यानी कि क्राइम का जो ग्राफ है वो भी कम हुआ है और तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की वो जनता तक पहुंची है। अवनीश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐलान अपनी जगह है, लेकिन ये बताइए कि धरातल परिस्थिति क्या है वहां पर? देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव जिस तरह से तमाम सभाओं में 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले पर बैकफुट पर है। और इसी बैकफुट पर होने के बाद आज नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और बिहार के कद्दावर यादव समाज के नेता हैं, तो उनको जवाब देने के लिए नित्यानंद राय को बीजेपी ने उतारा है। नित्यानंद राय जिस तरह से दावा कर रहे थे कि हम 3 लाख लोगों को टीचर बनाएंगे, 5 लाख IT सेक्टर में रोजगार देंगे, मछली पालन को बढ़ावा देंगे, पशुपालकों को बढ़ावा देंगे। देखिए, ये तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं इनके मैनिफेस्टो में ये है, बिल्कुल ये जाहिर है कि है। लेकिन इन बातों को बीजेपी के तमाम नेता जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। इसी का नतीजा है कि नित्यानंद राय को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रोजगार के मुद्दे पर बड़ा चोट किया है जनता के बीच में, हमें लगता है कि बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करेगी ये तो चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक इतना तो बिल्कुल
है कि बिहार का चुनाव इस बार न जात पे लड़ा जा रहा है, न किसी अन्य मुद्दे पर। इस बार का चुनाव विकास और रोजगार, कोरोना और उसके बाद में बाढ़, इन तमाम जो समस्याएं हैं, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, ठीक। उसी समस्याओं पर लड़ा जा रहा है। और जो प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव हुए उनमें भी लोगों से हमारी बात हुई, लोग ये बता रहे थे कि हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार की बात नहीं चाहिए, हम पढ़ लिख गए हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिल पाया है। तो इस बार का चुनाव कोरोना काल में हो रहा है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो रोजगार मुद्दा है, वो विकास मुद्दा है। तो इसी की सफाई देने के लिए नित्यानंद राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लगातार अपनी बातें करते हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जवाब नित्यानंद देते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश आपका। ओम, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनमोहन नेताम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीनों संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए थे।